बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मियाँ ताहिर और मेरे साथ मियाँ खलील साहब लाहौर से। मोहम्मद अली साहब अवेलेबल नहीं हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं। तो जैसे वो अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह उनको भी साथ लेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले जिस मौजू पे बात करूंगा वो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाया गया बेंच, यानी कि 8 रुकनी बेंच आज। और दूसरा उसमें ये कि इससे रिलेटेड और क्या हो रहा है, खास तौर पे जो नोटिस जारी हुए हैं इलेक्शन से मुतल्लिक। रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी उस पे जो नोटिस जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक को, इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं और आगे सियासत किस तरफ जा रही है, और ख़ास तौर पे पिंडी क्या करने जा रहा है, और पिंडी जो है वो क्यों गेम को क्या वो उलझा रहा है या गेम सीधी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस बिल पर 8 रुकनी बेंच बना दिया जो अभी कानून नहीं बना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एक्ट जो है जिसमें तरमीम की पार्लियामेंट ने, और उसको भिजवाया था सदर ममलकत को, और सदर ने उससे इख्तलाफ करते हुए वापस भेज दिया, और उसको दोबारा से पार्लियामेंट ने मुश्तरका अजलास से मंजूर करवाया। और अब वो 20 दिन की का काउंटडाउन चल रहा है कि वो 20 दिन गुजरेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लॉ बन जाएगा। अब सदर के दस्तखत की जरूरत नहीं होगी। अब अभी तक तो बिल है, वो लॉ तो नहीं बना, और किसी वकील ने उसको चैलेंज कर दिया। जाहिर है वकील जो है वो खुद से तो नहीं चैलेंज करते, अक्सर औकात वकीलों से चैलेंज करवाया जाता है। तो बिल को ही चैलेंज कर दिया, और उस पे हैरान कुन हद तक ये आज शाम को हमें खबर ये मिली कि चीफ जस्टिस ने उस पर बेंच भी बना दिया, और बेंच भी 8 रुकनी अपनी सरबराही में, 8 जजेस, 6 7 मजीद, और आप खुद 8 जजेस का एक बेंच बना के। तो अब हम इस पे ये डिस्कस कर रहे हैं आज कि क्या पैगाम दिया उन्होंने, किसको पैगाम दिया, असल में ये बेंच क्यों बनाया गया और इस बेंच का मकसद क्या है। तो समझ में ये आती है कि चीफ जस्टिस, और इतलात भी यही है कि चीफ जस्टिस ने ये बेंच बना के बेसिकली मसद शो किए हैं, और हुकूमत को बताया है कि देखें 8 बंदे तो मेरे साथ हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं वो उनके साथ हैं, बाकी रह गए 7 तो वो अकलियत में हैं जो मेरे खिलाफ हैं, और मैं अक्सरियत में। तो ये बेसिकली शो ऑफ है। अब इसमें बेंच जो है वो समात तो वैसे कल की ही डेट है, उसमें समात होती है नहीं होती है, और किस तरह से होती है, और किस उस बिल पे किस तरह से उसको लेके चला जाता है कि बिल को कानून बनने से पहले ही स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। अपनी मिसाल आप होगा, वैसे तो बहुत सारी मिसालें नई नई कायम हो रही हैं इस सुप्रीम कोर्ट में और आजकल के दौर में, लेकिन ये भी एक मिसाल बन जाएगी। तो कोई बात नहीं, मिसालें ही बनानी है। तो वो ये जो शो ऑफ है ये बेसिकली गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए है कि आप लोग जो करारदादे पास कर रहे हैं और जो पार्लियामेंट होने की जो राग अलाप रही है, और सुप्रीम कोर्ट को बता रही है कि वो वाला का बात मानेंगे जो बकौल पार्लियामेंट के और सियासतदानों के जो मुल्क के वसीतर मफाद में होगी, तो हम तो अपनी बात मनवाएंगे इसलिए कि मेरे पास तो अक्सरियत है। अच्छा, ये नौबत आई है उस वक्त जब चीफ जस्टिस ने बहुत कोशिश कर ली उन जजेस से मिलने की और उनको अपने बात मनवाने की जो उनसे इख्तलाफ रखते हैं। अब इख्तलाफ जाहिर है कि जजेस का इख्तलाफ तो सियासी इख्तलाफ नहीं होता ना, जजेस का इख्तलाफ है कानून पे, उसकी तशरीह पे, सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट पे, और जो प्रोसीजर है उस पे है। उनका ये कहना है उन जजेस का कि ये 184(3) पहली बात ये है कि इस पे बात होनी चाहिए कि ये ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ तक होनी चाहिए और कहाँ तक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि बेंचेस की तश्कील और बेंचेस का रोस्टर बनाना, ये चीफ जस्टिस का डिस्क्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और किस हद तक होना चाहिए। और चीफ जस्टिस फायद ईसा ने तो अपने फैसले में ये लिख दिया था कि ये 3 रुकनी एक कमेटी बननी चाहिए। हुकूमत ने भी यही बनाया है कानून वैसे, कि जो तय करे कि रोस्टर कैसा होगा पूरे हफ्ते का, और उसमें कौन कौन से जजेस होंगे और कौन सा केस किस
बेंच के सामने लगेगा। तो ये वो जो जजेस इस बात पे, और खास तौर पे 184(3) यानी कि 100 मोटो जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार है, उस पे उनको उसको रेगुलेट करने की बात की है। तो ये वाले जजेस जो हैं ये 7 हैं और वो दूसरे 8 हैं। तो इस तरह से चीफ जस्टिस ने अपनी अक्सरियत साबित की है। अच्छा, अब इसमें हमारी इतलात ये हैं कि पिंडी गेम को सीधा करने की बजाय वो इसमें को थोड़ा स्पेक्टेटर के तौर पे बैठा हुआ है, और वो देख रहा है कि एक तरफ तो हुकूमत को वो कंपेल कर रहे हैं कि मुख्तलिफ ज़ाहिर है चीज़ों पे, कि जैसे कि हाँ इलेक्शन जो है ना वो आगे जाएं, इलेक्शन अभी फौरी नहीं होने चाहिए, और हमने ये चीज़ टैकल करनी है, वो चीज़ टैकल करनी है। और जाहिर है कि वो चैलेंजेस हैं, उसमें कोई शक नहीं है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे कि चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर का है, जो उनके अपने ही, मैंने कल के व्लॉग में जो लफ्ज बोला था उसको दोहराता हूँ, कि अपने ही तराशे हुए बुतों से उनको उस चैलेंज का, उस वॉर का, फिफ्थ जनरेशन वॉर का सामना है। तो उसके खिलाफ वो चाह रहे हैं कि हम ऑपरेशन करें और एक हमागीर और वो ऑपरेशन करें। तो इसके लिए, और फिर ये है कि कुछ लोगों को कानून और आइन और मुल्क के साथ खेलने का कुछ ना कुछ एहसास दिलाना चाहते हैं वो। लेकिन ये सब कुछ वो हुकूमत से मुतालबे तो कर रहे हैं, हुकूमत को दे क्या रहे हैं? क्या हुकूमत को कोई इखलाकी उनकी कोई पुष्टपनाही कर रहे हैं? या मतलब देखें, ये सारे मामला जिस नहज पर हैं, जिसमें हम आज सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रवैये और जजेस की इस वक्त एक तरफ अक्सरियत और दूसरी तरफ अकलियत, और ये सारी बातें हो रही हैं, ये जो रस्साकशी है, ये नौबत आई कैसे थी? ये नौबत पिंडी की वजह से तो आई है। तो अगर पिंडी ने इस वक्त एकदम पीछे हटके और साथ एक तरफ मुतालबात की लिस्ट पकड़ानी है, और दूसरी तरफ उन मसाइल को, उस हद तक बढ़े हुए लोगों को, उनके जिनके हौसले बढ़ा दिए गए कि वो जब जी चाहें, जो जी चाहें कर दें, और ना किसी मुंतखब नुमाइंदे की परवाह करें, ना पार्लियामेंट की परवाह करें, ना आइन और कानून की परवाह करें, और अपनी मर्जी की चीजें करते चले जाएं, और उसमें फैसले भी शामिल हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली तो वो कुछ नहीं पीछे हटने वाला। तो इस वक्त हुकूमत फंसी हुई है, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चाचू फंसे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि चाचू को इस वक्त जो उनकी सियासी बसीरत है, या वो बसीरत उधार लेते हैं कहीं से, तो उसका मुजाहरा करना चाहिए, और उन्हें दो टोक बात करनी चाहिए पिंडी से, कि अगर हमारा साथ देना तो ठीक है, नहीं देना तो फिर ठीक है, फिर अकेले निमट लें जिस तरह निपटना है। फिर तो जाहिर है सियासतदानों का अपना अंदाज होगा ना, फिर वो अपने अंदाज में बात समझेंगे मामला को, और देखेंगे और आगे चलाएंगे। और अगर मुतालबात की लिस्ट एक हाथ में और दूसरे हाथ में है कुछ नहीं, तो फिर जाहिर है कि उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। तो चाचू को अपनी, मुझे भी उनकी वैसे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी सियासत रहे ना रहे, लेकिन ये है कि उनकी पार्टी जो कि मुल्क की एक बड़ी पार्टी है, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इस मुल्क के लिए जो हेल्दी सियासी अमल है उसका जारी रहने के लिए ये जरूरी है कि उनको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और उनको क्लैरिटी हासिल करनी चाहिए। तो अब ये सूरत हाल है कि पिंडी ने गेम को सुधारने की बजाय उलझा के रखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर ये इसी तरह सिलसिला रहा, तो ये अल्टीमेटली सियासतदानों का नुकसान तो पहले भी होता आया है, आइंदा भी हो जाएगा। तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा जितना इनका अपना नुकसान होगा, क्योंकि जिस नहज तक ये इनके खिलाफ नफरत और इनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो पहुंच चुका है, उसका रिवर्सल नहीं होता, और वो प्रॉपर तरीके से चीजें सेटल डाउन नहीं होती, तो नुकसान सबसे ज्यादा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। और ये बेशक ब्लैकमेल होते हैं तो, अगर ये सिर्फ तमाशाई बन के बैठते हैं तो बैठे, नुकसान इनकी तरफ ही जाना है। तो ये फैसला कर लें कि इन्होंने कहाँ बैठना है। अब दूसरी आगे मैं जल्दी से बात बता दूं कि कुछ लोगों की बारी भी आने वाली है, ऐसे लोगों की जिनकी बारियां पहले नहीं आई थी, जैसे कि उस्मान बुजदार गिरफ्तार होने वाले हैं, इतलात हैं, एंटी करप्शन के केस में ज़्यादा चांसेस हैं। नैब का भी उनको पेशी उनकी है, और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि एंटी करप्शन के केस में गिरफ्तार होंगे।
दूसरा है मलिका बुखारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी गिरफ्तारी भी शायद होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि चौधरी परवेज अलाई, तारीख में शायद पहली दफा उनकी गिरफ्तारी भी सोची जा रही है और शायद फैसला भी हो गया है। उनके साहबजादे मोनस अलाई को भी सोचा जा रहा है कि उनके लिए भी कोई प्रोसेस शुरू किया जाए और केस इस नहज तक पहुंचा दिया गया है। तो मेरे पास तो इस वक्त यही खबरें थी और उससे पहले जो मैंने आपको अपना तज्जिया भी दिया। अब मियाँ खलील साहब की तरफ चलते हैं और मियाँ साहब बताइए कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मामला कहाँ तक पहुंचे हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो स्टेट बैंक के गवर्नर और सेक्रेटरी खजाना को नोटिस दिए गए हैं, इस पर भी आप एक तबसरा फरमा दीजिए। जी मियाँ साहब। चलिए जी, मियाँ साहब शुक्रिया। इसमें बात यह है कि आईएमएफ से आज भी पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए हैं। इसहाक डार साहब ने जूम पे मीटिंग की इस्लामाबाद में बैठ के, सेक्रेटरी खजाना ऑलरेडी वहाँ अमेरिका में वहाँ पे बात थी, तो मामला थोड़े से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किए हैं सेक्रेटरी खजाना को, गवर्नर स्टेट बैंक को, बाकी अमले को, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए, उसका मतलब वो चाहता है कि अब वजारत खजाना भी सुप्रीम कोर्ट ही चलाएगा अमली तौर पे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फैसला करेंगे या 3-4 जज मिलकर फैसला करेंगे कि हुकूमत ने कौन से पैसे कहाँ खर्च करने हैं। इससे आईएमएफ से भी मामला खराब हो सकते हैं, क्योंकि आईएमएफ स्टेबिलिटी को देख के पैसे देता है किसी भी मुल्क को। अगर वहां पे ये पोलिटिकली अनसर्टेनिटी बढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बढ़े या पीटीआई की तरफ से बढ़े, तो आईएमएफ फाइनेंशियल मामला पे मुतमईन होने के बावजूद अभी किस्त जारी करने से इनकार कर सकता है या डिले कर सकता है। उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को होगा। इसलिए चीफ जस्टिस साहब और उनका क्या मोटिव्स है, क्या वो वजीर खजाना बनने की बजाय अगर से मुल्की मफाद को देखें, तो उनको जो वजारत खजाना उनको रिपोर्ट दे रही है या उसको दे रही है, वो उस रिपोर्ट को तो चेक कर सकते हैं कि भाई, लेकिन उन्होंने बुलाया ये है कि आप हुकूमती खजाने में किस किस अकाउंट में कितने कितने पैसे पड़े हैं, वो डिटेल लेके मेरे पास आए, ताकि हम आपको बताएं कि इस मद में से पैसे निकाल के इसको दे दें, इसमें से मद में से निकाल के इसको दे दें। उनको बाकी मामला का नहीं पता कि हुकूमत ने 30 जून तक, माली साल के इख्तिताम तक, अपने जो फाइनेंशियल है उनको कैसे कंट्रोल करना है, ताकि आईएमएफ को पूरी तरह यकीन हो सके कि अभी माली मामला बेहतर तो 100% बेहतर तो नहीं हुए, लेकिन बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं और हुकूमत के कंट्रोल में है। लेकिन अगर उसको अंदाजा हुआ कि ये हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है या हुकूमत को किसी के कहने पे अपनी जो तरजीहात हैं उनको बदलना पड़ेगा, तो आईएमएफ भी अपना फैसला बदल सकता है, डिले कर सकता है। इसलिए ये असल मसला जो माशी मसला है वो सियासत की वजह से पीछे हो गया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला इन दिनों माशी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का है, लेकिन सियासत में इतनी तेजी चल रही है कि ना हुकूमत की इस तरफ पूरी तवज्जो है, ना अवाम को वो पता लगने देते हैं। अवाम को सिर्फ आटे चीनी दाल की महंगाई का पता चल रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अगर ये मामला आईएमएफ से फाइनली तय ना हुए, तो इससे बात महंगाई की शरह भी बहुत बुलंद हो सकती है और मामला मजीद खराब हो सकते हैं। तो जी ये है फाइनेंशियल जो माली सूरत हाल। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जब जब माली मामलात में हमारे मुदाखलत की है, तो हमारे लिए डिजास्टर ही पैदा हुआ है, कोई अच्छाई उसमें से नहीं आई सामने। वो साबित चीज ने वो पाकिस्तान स्टील मिल की निजकारी रोकी, उसका अभी तक हमें हर साल अरबों रुपए देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत से और जब टैक्स के मामलात में भी उन्होंने टांगे अड़ाई और इस गवर्नमेंट ने भी इस सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसी हरकत की हैं। और मैं पिछले दिनों देख रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज को रोक दिया था। तो मतलब ये अदालतों का काम नहीं है इस तरह फैसलों में आना। अदालतों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस चलता कैसे है। जिस तरह आपने बड़ा सही तरीके से उसकी तरफ इशारा किया है कि क्या चीफ जस्टिस और कुछ जजेस बैठ के ये बताएंगे सेक्रेटरी खजाना को और वजारत खजाना को कि कौन से पैसे और कौन से फंड्स कहाँ पड़े हुए हैं और आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं।
तो एक फिजिकल जो एक फिजिकल डिसिप्लिन मौजूद होता है हर मुल्क का, और IMF की सबसे बड़ी डिमांड यही होती है कि फिजिकल डिसिप्लिन हो। तो उस डिसिप्लिन से बाहर निकल के कोई काम नहीं होना चाहिए और नहीं होता मुल्कों में। और अगर ऐसा हो तो फिर बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं। तो उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पे भी शायद सैनिटी प्रिवेल करे, लेकिन शायद को थोड़ा बड़ा मैंने कह दिया इसलिए कि कम ही लगता है। तो मियाँ साहब, नाजरीन से इजाज़त लेते हैं। नाजरीन, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मुलाकात होती है और मज़ीद इश्यूज पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।